Fine. Anyone who can define what is linear momentum except it is the product of mass and velocity? Very good. What is linear momentum? Everyone have listened this word. P is equals to mv. What is P? P is momentum. What is momentum? The product of mass and velocity. उसके अलावा फाइन एक वर्ड आ रहा है तब हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सीलेंट गुड मोमेंट ऑफ फोर्स यू कैन से फाइन थोड़ा सा ज्यादा जनरेट हो गया बट हाँ ये ज्यादा परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी बॉडी के पास कितना मोशन है कितने अमाउंट में मोशन है कौन बताएगा लीनियर मोमेंटम राइट मास और वेलोसिटी से रिलेशन इसका बाद में आया जो बेसिक टर्म था या जो बेसिक वर्ड था वो था क्वांटिटी ऑफ मोशन कोई भी बॉडी कितना मोशन कंटेन करती है वो डिपेंड करता है किस पे मास पे और वेलोसिटी देखो आप खुद समझाओगे मान लो एक 100 केजी की बॉडी है और एक 10 केजी की बॉडी है दोनों बॉडीज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हैं देख दोनों की स्पीड क्या है कांस्टेंट कौन सी बॉडी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा 100 केजी मतलब कौन सी बॉडी के पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है 100 केजी दोनों बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही थी आपने कहा कि 100 केजी की बॉडी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन किसके पास है इसके पास राइट नाउ अनदर थिंग एक बॉडी 10 केजी की दूसरी बॉडी भी 10 केजी की ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है इलेक्शन भी दिया गया कोई कुछ वाओ कोई नहीं है सिर्फ दो बाजी वाले हैं और वो जानबूझ के गेट के सामने खड़े होकर बता रहे हैं ये कोई पैसे ना लेके करवा रहा है क्या ये मतलब सच में इंटेंशनली लग रहा है कोई नहीं है सिर्फ दो बाजे वाले क्या क्रॉस हो रहा चलो ठीक है कोई बात नहीं इधर देखो चले गए टेक्स्ट चला गया हाँ 10 केजी की दो बॉडी एक 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही एक 30 मीटर पर सेकंड से दोनों में से किस बॉडी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा 30 मीटर पर सेकंड किसके पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है 30 मीटर पर सेकंड मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x by p is equals to mass into समझना है इसलिए होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू ये समझा था पहले कभी नहीं चलो लग द क्वांटिटी ऑफ मोशन द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained
contained in a body is known as linear momentum of the body. Is known as linear momentum of the body. Para change. It is the product of mass and velocity. Mass and velocity. ना डॉट ना क्रॉस, बिकॉज एक वेक्टर है एक स्केलर, मास इज अ स्केलर. पी इज इक्वल्स टू एम बी. जितने बच्चे नए हैं जिनने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, दिस साइन मीन्स वेक्टर. इस साइन का मतलब क्या है? वेक्टर. आपको यह तो पता ही होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है. Vector quantities are those which have magnitude as well as direction. जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे लीनियर मोमेंटम. राइट? तो अभी ये मान लो कि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाया है? एरो. यहां पे आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर क्या लगाया है? एरो. मास तो स्केलर है. So I can write P is equals to M. It is a vector quantity. It is a vector quantity whose direction is same as velocity. Whose direction is same as velocity. Full stop. अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मास इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज मोमेंटम. किसी भी मास का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होना? मूव. क्या दर्शाता है? उसका लीनियर मोमेंटम. तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वही उसकी वेलोसिटी और वही उसका लीनियर मोमेंटम. यूनिट लिख लो. क्या होगी यूनिट? ऐसा यूनिट वेरी गुड. केजी मीटर पर सेकेंड. केजी मीटर पर सेकेंड. ये वो भाजी वालों को पकड़ने का. केजी मीटर पर सेकेंड. एंड राइट द हेडिंग. Newton's second law of motion. Now, okay, fine. Mahima, what is Newton's second law? कितने लोगों को क्लास में न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है? छोड़ दो फिजिक्स, छोड़ दो, सच में शर्म करो यार. ये भी आउट ऑफ कोर्स था क्या? तो कोरोना में थी तो न्यूटन का सेकेंड भी लॉ नहीं पढ़ा? यार गजब की क्लास मिली है.
न्यूटन का सेकंड लॉ यह पता करता है कि मान लो कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कर रही है, ठीक। मान लो उसका मोमेंटम था P1, कितना था, ठीक। यू अप्लाइड अ फोर्स, उस बॉडी पे आपने क्या लगाया, फोर्स, तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, कितना हो गया, ठीक। मान लो कोई बॉडी थी जिसका मास था m, वो अपना मस्त v1 वेलोसिटी से क्या कर रही थी, मूव, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv1। अगर तुम ऐसे आराम से मूव करते हुई बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑफ कोर्स सी बात है उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब, क्योंकि वो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट, और वेलोसिटी डिस्टर्ब होकर कितनी हो जाएगी, v2। सो नाउ इट्स मोमेंटम इज, तो दिक्कत, t1 टाइम पे मोमेंटम कितना था, p1, और t2 टाइम पे मोमेंटम कितना हो गया। न्यूटन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यह है न्यूटन का सेकंड लॉ। कहते हैं कि जो मोमेंटम में चेंज आया उसका टाइम रेट, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के साथ जितना मोमेंटम चेंज हुआ दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मान लो कितना है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड, या 30 या 40। अगर 10 से कितना हो रहा है, 50, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। जब आपका 10 या मान लो फोर्स आपने कितना लगाया था, 10 से 20, अगर 20 से 30 न्यूटन लगाओगे तो अब कितना हो जाएगा मोमेंटम चेंज, 250। इसको प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। कोई चीज प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ रही है, मतलब 3 का 6, 6 का 9, 9 का 12, 12 का नहीं 15, यह प्रोपोर्शनलिटी होती। खैर ये मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। बॉडी में उतना मोमेंटम चेंज आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कितना फोर्स लगा रहे हो। ज्यादा फोर्स लगा रहे हो ज्यादा मोमेंटम चेंज, कम फोर्स लगा रहे हो कम मोमेंटम चेंज। बट F is proportional to P2 minus P1 upon T2 minus, where P2 minus P1 upon T2 minus T1 is the time rate of change of momentum। ये तो है, आप पढ़ते हो dx upon dt, क्या है, x2 minus x1 upon T2 minus T1। Rate of change of displacement is called velocity, is called velocity। पढ़ा है ना। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज हुआ, पहले था मान लो 10, बाद में हो गया 20, तो आपने निकाला P2 माइनस P1, मतलब 20 माइनस 10, राइट। सो P2 माइनस P1। टाइम रेट निकाल रहे हो, मतलब कितने टाइम में चेंज हुआ, मान लो P1 था 3 सेकेंड पे और P2 है 8 सेकेंड पे, या मान लो 5 सेकेंड पे, तो T2 माइनस T1 कितना आया, 2, कितना आया, 2। तो ये बन जाएगा 10/2 इज इक्वल्स टू 5 kg मीटर इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने वाली बात, ठीक। सो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स। आई कैन ऑल्सो राइट F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि dx क्या है, x2 माइनस x1, और dt क्या है, t2 माइनस t1। चेंज को दर्शाने का दूसरा तरीका क्या है, ये अगर रेट ऑफ चेंज स्मॉल है, अगर रेट ऑफ चेंज क्या है, स्मॉल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यू कैन राइट P2 माइनस P1 एज dt। dt का मतलब होता है चेंज, dt का मतलब क्या होता है, चेंज।
फिजिक्स में चेंज 3 तरीके से दर्शाते हैं, डी, डेल, डेल्टा। ये सबसे लॉन्ग चेंज है, ये मीडियम चेंज है और ये स्मॉल चेंज। तो अगर रेट ऑफ चेंज बहुत कम है तो आई कैन राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन, और आपको तो पता ही है पी इज इक्वल्स टू होता है एमवी। पहले तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो आएगा कांस्टेंट के डीपी अपॉन डीटी, राइट। न्यूटन ने पता किया, कहते हैं यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू है 1। क्या है? 1। तो आपका F इज इक्वल्स टू हो गया डीपी अपॉन डीटी, राइट। सिंस P इज इक्वल्स टू एमवी, ये तो पढ़ ही चुके हैं, इसी दिन के लिए तो आज सुबह की क्लास ली, मतलब पहले की, कि P इज इक्वल्स टू एमवी, F इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और अंदर P की जगह क्या लिखते हैं? ना मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। वही 10 किलो की बॉडी पहले कुछ और वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद में कुछ और, तो मास तो कांस्टेंट है, तो इसके बाहर निकाल के ले आते हैं। तो F इज इक्वल्स टू M और बचेगा dv अपॉन, और dv अपॉन dt क्या है? आगे जो आपको पता था, F इज इक्वल्स टू M। So F is equals to M is the consequence of second law. And what is second law? This is second law. Second law ये नहीं लिखते the product of mass and acceleration is force. No, वो तो consequence है, result है। Second law क्या बोलता है? The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. और ये लाइन छोटी है, इसका इतना ब्रॉडर एप्लीकेशन है, इतना ब्रॉडर एप्लीकेशन है, भी आप देखोगे। ये और ये दोनों बातें ऑलमोस्ट क्या है? सेम। ऑलमोस्ट क्या है? राइट। जब आप फोर्स लगाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है, मास तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा? एक्सीलरेशन। यहां आप एक्सीलरेशन के फॉर्म में रिलेट कर रहे हो, यहां आप मोमेंटम के फॉर्म में। However, momentum already contain acceleration, velocity है ना उसका, तो acceleration भी है। तो ये एक फॉर्म है पढ़ने का, ये दूसरा। Clear to everyone? This is second law, that the rate of change of momentum is directly proportional to the force. The time rate of linear momentum, the time rate RAT of linear momentum of a body is directly proportional to the net applied force, on the body, and this change takes place in the direction of applied force. This change takes place in the direction of applied force. Full stop. Line change, para change. Let
the momentum of the body changes from P1 to P2 in a time T1 to T2. Therefore, पहला स्टेप लेते F is proportional to P2 minus P1 upon T2 minus T1. दूसरा तीसरा F proportional to dP upon dt. F is equals to K dP upon dt. If K is equals to 1, F is equals to dP upon dt. Since P क्या है mv, लिख लो तीनों स्टेप फाइनल तक. ब्रैकेट बना लो F is equals to ma. हो गया. वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स से फाइंड होती है, क्लास 12 के फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है. In vector form, F external is equals to ma. The direction of force, देखो इसके बाद वो लिख लिया इन वेक्टर फॉर्म F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the acceleration of the body, is along the acceleration of the body. नोट लिखिए. Number 1, if the external force acting on the body increases its velocity,
increases its velocity, comma, it is called accelerating force. It is called accelerating force. Number 2, इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस लिख लो और एक्सिलरेटिंग की जगह रिटार्डिंग लिख लो. इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस और एक्सिलरेटिंग की जगह रिटार्डिंग. रिटार्डेशन. Clear? Fine. So, Adakshita, what is an example of retarding force? Retarding force का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? एक दक्षता नाम है तुम्हारा. क्या होना चाहिए रिटार्डिंग फोर्स का एग्जाम्पल? ऐसा कौन सा फोर्स है जो बॉडी की वेलोसिटी को कम करता है? कल उसका वर्ड, हाँ, फ्रिक्शन. वेरी गुड. फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डिंग फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. और दूसरा ऐसा फोर्स कौन सा है? एयर रेसिस्टेंस. वो भी एक तरीके का फ्रिक्शन ही है, राइट? तो अब एक्सिलरेटिंग फोर्स तो हर कोई है, राइट? रिटार्डिंग फोर्स के एग्जांपल लिख लो. फ्रिक्शनल फोर्स, कॉमा, एयर रेसिस्टेंस. एक और पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, नहीं इसी साल. विस्कोसिटी. वेरी गुड. फ्रिक्शनल फोर्स, कॉमा, एयर रेसिस्टेंस. एक और पढ़ोगे फ्लूइड्स इन मोशन में. विस्कोसिटी. Viscosity. It is a friction force in the liquid. हनी और पानी दोनों में से कौन जल्दी फ्लो कर जाता है? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है. फाइन फाइन. चलो यूनिट्स और पढ़ लें. देखो यूनिट्स ऑफ फोर्स. यूनिट्स ऑफ फोर्स, फिर आएंगे एप्लीकेशंस पर. यूनिट्स. नंबर 1, एब्सोल्यूट यूनिट्स. इसमें भी इन सीजीएस. Fine. What is the unit of force in CGS here? कहते क्या है उसको? हाँ, नाम से डाइन. वेरी गुड. In CGS, the unit of force is डाइन. ठीक है. आपको अगर यूनिट ऑफ फोर्स निकालना है, F इज इक्वल्स टू NA. मास की होती है केजी, एसआई में. इसमें एसआई. और एक्सीलरेशन की होती है मीटर सेकंड माइनस. तो ये तो एसआई में है. सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. तो केजी की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम. मीटर की जगह और सेकंड माइनस. तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस. लिख सकते हैं. एब्सोल्यूट यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक सीजीएस और दूसरा एसआई. सीजीएस का मतलब होता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अभी ले बच्चे.
सेंटीग्राम सिस्टम, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में लेते हो, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड। तो मास ग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं इसको? डाइन। तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस, लिखना नहीं अभी, एसआई में न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक, अगर यहां से मैं आपसे कहूं कि डिफाइन 1 डाइन, मोक्ष, the product of one is the movement of 1 gram per centimeter in per centimeter. एनीवन हु वांट टू डिफाइन व्हाट इज 1 डाइन या 1 न्यूटन, दोनों में से जो कुछ? हाँ, वेरी गुड, सही जा रहे हैं। टू जनरेट हाँ, मीटर पर सेकेंड एक्चुअली, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ बोलो। अरे दीदी, ओ दीदी, दीदी डिफाइन करना, डिफाइन 1 डाइन, रिलेशन नहीं, डिफाइन। I can say 1 dyne is the force which produces the acceleration of 1 centimeter per second square in the body of mass 1 kg. ठीक है, 1 gram. I can write 1 dyne is equals to 1 gram into 1 centimeter per second square. So I can say 1 dyne वो फोर्स है जो 1 ग्राम की बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू फोर्स। क्या कर रहा है? किसी मास में कुछ एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है, यही तो कर रहा है फोर्स। फोर्स इज जनरेटिंग द एक्सीलरेशन इन अ पर्टिकुलर मास। आई कैन से 1 डाइन इज द फोर्स which produces the acceleration of 1 centimeter per second square in the body of mass 1 gram. Now you can define what is 1 Newton. क्या होगा 1 Newton शशि? Fine. 1 Newton is the force which produces the acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kg. कोई दिक्कत नहीं? देखो, एब्सोल्यूट यूनिट, उसमें नंबर 1 इन सीजीएस, सीजीएस, और ये लिख लो 1 डाइन इज इक्वल्स टू दिस। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? एमए। हाँ, ऐसा ही भी लिख, नहीं नहीं नहीं, अभी पहले 1 डाइन की डेफिनेशन लिखना। देखो, 1 डाइन इज द फोर्स, 1 डाइन इज द फोर्स which produces the acceleration of 1 centimeter per second square, 1 centimeter per second square in the body of mass 1 kg, नहीं 1 gram, in the body of mass
1 ग्राम. Number 2, SI. SI unit. लिख लो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू kg मीटर सेकेंड माइनस 2. ठीक है. और 1 न्यूटन घर पे डिफाइन कर लेना. ठीक है. लाइन चेंज. ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट्स होगी. नंबर 2, ये आपने नहीं पढ़ी. सिंपल ही है. इसमें भी सीजीएस होता है और एसआई होता है. सीजीएस में यूनिट का नाम है ग्राम वेट. ये होता है, मास तो सेम रहता है 1 ग्राम. एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी. तो जी की यूनिट न्यूटन में होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही तो होता है जी. और एसआई में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो बस इतना चेंज आता है. अगर आप ग्रेविटेशनल यूनिट डिफाइन करोगे, आपसे कोई पूछे व्हाट इज 1 ग्राम वेट, आप कहोगे 1 ग्राम वेट इज द फोर्स. किसकी यूनिट है ये? फोर्स की. इज द फोर्स which produces the acceleration of 980 centimeter per second square in the body of mass 1 gram. कोई दिक्कत नहीं. ग्रेविटेशनल यूनिट और एसआई सॉरी एब्सोल्यूट में यही डिफरेंस है. यहां पे आपका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, कितना है 980. या एसआई में कितना है 9.8. क्लियर. तो आप लिख सकते हो 1 gram weight is the force which produces the acceleration of 980 centimeter per second square in the body of mass 1 gram. या फिर ये भी लिख सकते हो 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू 980 डाइन की इक्वल होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. क्यों? इसमें से 980 हटा दो तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 डाइन था. आई कैन राइट 980 डाइन. यस और नो? यस. सबको खटा करा कि नहीं? कैसे आया बेटा? ये 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है. 980 को भूल जाओ तो ये डाइन ही तो लिखा है, और 980 लगा दो तो 980 डाइन लिखा है ना. लिखो ग्रेविटेशनल यूनिट्स सीजीएस 1 ग्राम वेट. तो ग्राम वेट फोर्स की यूनिट है. ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में मिलेगा. कहां मिलेगा? न्यूमेरिकल. अगर आप लगाओगे तो नहीं देना. काय दें? बुक लेवर करो. नहीं दे रहे. लिख लिए? कोई दिक्कत? हाँ बेटा, ये ऐसे लिखने का तरीका है. ग्रेविटेशनल यूनिट को ऐसे लिखते हैं. जैसे वहां पे 1 न्यूटन लिखा था, वहां पे 1 डाइन लिखा था. यहां ग्रेविटेशनल यूनिट को इस तरीके से लिखते हैं, जीएम डॉट वेट. हाँ, ये फोर्स है, ये यूनिट फोर्स है, उसको ऐसे लिखते हैं. फोर्स की यूनिट ग्रेविटेशन में लिखते हैं ग्राम वेट. ठीक है. देखो क्या हुआ? म्यूचुअल डिस्कशंस क्यों चालू हो जाती? म्यूचुअल फंड्स के लिए
वन, हाँ उनके नहीं करेंगे। 1 ग्राम वेट इज द फोर्स, 1 ग्राम वेट, GM डॉट वेट पूरा मतलब 1 ग्राम वेट इज द फोर्स which produces the acceleration of 980 centimeter per second square, 980 centimeter per second square in the body of mass, in the body of mass 1 ग्राम। ठीक है, SI वगैरह लगा तो दिया केजी ए, अब नहीं गए बनाज क्यों जी? हफ्ता में 3 दिन तबियत खराब होती तुम्हारों की, महीना में 1 आध बार चला गई, हफ्ता में 3 दिन तबियत खराब। मैं आवश्यक हमें कहा अच्छी बात है। यहां से आप 1 किलोग्राम वेट डिफाइन कर सकते हो, is the force which produces the acceleration of 9.8 meter per second square in the body of mass 1 kg. सर कचरा है, कचरा कूड़ा, कूड़ा कचरा। यू नो क्वेश्चन क्या आता है, वाई अ क्रिकेटर टर्न्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हेन ही कैचेस द बॉल, दिस इज द क्वेश्चन। न्यूटन सेकेंड लॉ से ये सब नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है, वाई अ क्रिकेटर टर्न्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हेन ही कैचेस द बॉल। तुमने देखा जब कभी बॉल को कैच करे तो पीछे हाथ ले जाते, क्यों? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, तो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ओनली। अब ये नहीं सुना कि चोट कम लगे, दैट इज अ एक एक करके कौन बोलना चाह रहा सबसे पहले? ये हो गया, नया हेडिंग आ गया एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। उसका पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि क्रिकेटर अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है जब वो किसी बॉल को क्या करता है, कैच, लेदर की बॉल को क्या करता है, कैच। ही टेक्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, क्वेश्चन इज व्हाई। हाँ लवकेश एक मिनट बता लेंगे, कंजर्व द मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पड़ा अभी? उतना पढ़ बोल रहे सेकेंड एप्लीकेशन भैया, हाँ ध्रुव उसने पहले एक्सीलरेशन डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज करने, तो क्या होगा स्पीड डिक्रीज करने से?
हाथ पीछे ले जाओगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, हाथ भी पीछे ले जाओगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। देखो इधर देखो, ज्यादा होशियार ना बनो, इधर देखो। जब बार बार कह रहे हैं कि दो बेसिस पे डिफाइन करना, इधर एफ इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी और एफ इज इक्वल्स टू एम ए। जब बोल रहे इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, यू कैन डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू। हाँ, एक्सीलेंट, दैट इज द ओनली आंसर। यही बोलना चाह रहे थे निकेत? क्या फिर से बोलो अपनी भाषा में। देखो यहां पे, गुड, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dt, राइट, एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू dt। आपका एक पर्टिकुलर मोमेंटम से बॉल आ रही थी, अगर आप उसको डायरेक्ट पकड़ लेते सीधा यहीं पे और हाथ पीछे नहीं ले जाते, तो आपका मोमेंटम मान लो पहले था 20 kg मीटर पर सेकेंड, से डायरेक्ट कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? जीरो। और ये इतना सारा चेंज ऑफ मोमेंटम बिल्कुल छोटे से टाइम में हुआ, बिल्कुल जरा से टाइम में। तो भाई अगर डीपी बहुत ज्यादा है और डीटी बहुत कम है, तो फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा। क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो इतना ज्यादा फोर्स अगर आप इतने कम टाइम में हाथ में पकड़ोगे तो आपको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? आप क्या कर रहे हो? इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए डीटी की वैल्यू बढ़ा रहे हो। आप हाथ को पीछे ले जाके टाइम रेंज इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? टाइम रेंज। अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है, फोर्स धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा कि नहीं? तो हाथ को पीछे ले जाके वी आर इंक्रीजिंग द टाइम रेट। क्या इंक्रीज कर रहे हैं? टाइम रेट। तो जो चेंज इन मोमेंटम है, अगर वो ज्यादा रेट ऑफ टाइम में होगा तो डीटी अपॉन डीटी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। अगर डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है कि आप जैसी बॉल को पकड़ोगे तो मोमेंटम 20 से कितना हो रहा है? जीरो। तो ऊपर की वैल्यू तो होगी फिक्स। हाँ, नीचे की वैल्यू को बढ़ा के अपन फोर्स को क्या कर सकते हैं? कम, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीचे की वैल्यू। तो डीटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ को पीछे ले जाके। आप बॉल को पकड़ने का टाइम रेंज क्या कर रहे हो? इंक्रीज, जिसके कारण फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। आपको चोट लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। टंकी पे चढ़ के सीधा सीमेंट पे कूदोगे तो चोट लगेगी, रेत में कूदोगे तो बच जाओगे, हाँ कि नहीं? रेत में घुसते हो तो टाइम रेट क्या होता है? इंक्रीज। मोमेंटम चेंज तो बॉडी का वही होना है। आप यहां से कूदे 20 kg मीटर पर सेकेंड से जीरो, सीमेंट पे पट सीधा जीरो। और अगर रेट डाल दी जाए तो यू आर इंक्रीजिंग द टाइम रेट। रेत में धीरे धीरे घुसोगे तो आपका टाइम रेट क्या होगा? इंक्रीज। फोर्स क्या होगा? कम। सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? समझ में आई दोनों एप्लीकेशन? और किसी को? राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग, we are increasing the time rate because the rate of change of momentum is constant. Sorry, change of momentum is constant. dt आपका 20 से जीरो ही होना है। आप क्या बढ़ा सकते हो? dt। और dt बढ़ा के आप क्या कर सकते हो? फोर्स को कम कर सकते हो। Clear to everyone? These are the first two application of, लिखो, एक्सीलरेशन को क्या करोगे? हाँ, कम कर रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, एफ इज इक्वल टू, बट परफेक्ट जो है वो आपका मोमेंटम से ज्यादा निकल रहा, बिकॉज यू डोंट नो द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। और हाथ लगाने से एक्सीलरेशन कम हो रहा है, ये कैसे पता? फोर्स रिटार्डिंग, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम, तुम तो रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो मोमेंटम के। मान लो मूवमेंट इस डायरेक्शन में, रिटार्डिंग फोर्स ऐसे लगेगा। टाइम रेंज वही हम कह रहे हैं, इसी से समझो ज्यादा बेहतर। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ
सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ नंबर वन, अब लिखो आराम से। नंबर वन, अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hands, lowers R L O W E R, lowers his hands while catching a ball, while catching a ball, because the player has to apply a retarding force, तुम्हारे टर्म्स में लिखवा देना, has to apply a retarding force to stop the ball, to stop the ball. Full stop. Line change. If he does not lowers his hand, he does not lowers his hand, comma, time to reduce the momentum, time to reduce the momentum of the ball is small, full stop. Hence large retarding force, hence large retarding force has to be applied, by the hands, and hands are injured, Number two, कल लिखेंगे।